अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लेक्चर मैथमेटिक्स का पीपीएससी का पास पेपर 2015 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रल -4 to 0 t dt स्क्वायर रूट 16 माइनस टी स्क्वायर। इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। लेट u इज इक्वल टू 16 माइनस टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड, डी यू इज इक्वल टू -2t dt। dt इज इक्वल टू डी यू ओवर -2t। t इज इक्वल टू जब -4 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो u हमें मिलेगा u इज इक्वल टू 0। when t is equal to 0 then u is equal to 16। तो ये लिमिट हमारी होगी 0 to 16। अब इस इंटीग्रल में हमने 16 माइनस टी स्क्वायर की जगह u सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे dt की जगह du ओवर -2t। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये t से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0 to 16 -1/2 u की पावर -1/2। ये स्क्वायर रूट 2 जो है न्यूमिनेटर में चला जाएगा। सो डी यू। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में इंक्रीज होगा, उसी पावर पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब इसमें लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट -1/2। अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो 16 की पावर 1/2 -0 विच इज़ इक्वल टू -4। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आएगी -4। द राइट आंसर इज -4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ फंक्शन a cos omega t plus b sin omega t is 2 pi over omega is the time period of this function। वेक्टर कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्ल एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। हमें पता है कि डेल इज इक्वल टू है डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जी के। अब अगर कोई वेक्टर v लिया जाए, लेट v इज इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3k, तो डाइवर्जेंस ऑफ v क्या होगी? डाइवर्जेंस को हम div ऑफ v राइट करेंगे विच इज इक्वल टू डेल डॉट v। इस डेल की v के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होगी उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर। तो ये डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं? i कंपोनेंट्स को i से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, j कंपोनेंट को j से, k कंपोनेंट्स को k से। तो ये कैसे लिखा जाएगा? डेल ओवर डेल x v1 प्लस डेल ओवर डेल y v2 प्लस डेल ओवर डेल z v3। तो ये है डाइवर्जेंस v की। इसी तरह कर्ल ऑफ v इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल एंड v। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? i j k डेल ओवर डेल x डेल ओवर डेल y डेल ओवर डेल z, और यहाँ पे v1 वेक्टर, v2 वेक्टर एंड v3 वेक्टर। ये है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर डाइवर्जेंस ज़ीरो होती है किसी भी वेक्टर की,
अगर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0 आ जाए, इट्स मीन दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल एंड v इज इक्वल टू 0, देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड सोलिनॉइड। और अगर कर्ल इज इक्वल टू 0 आ जाए, मीन्स डेल और v की क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए, डेल क्रॉस v इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसको हम कहते हैं इरोटेशनल। तो ये इरोटेशनल और सोलिनॉइड का कंसेप्ट है। कर्ल जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होगी डेल की वेक्टर के साथ, और अगर कर्ल 0 आएगा तो उसको इरोटेशनल कहेंगे, और अगर डाइवर्जेंस 0 आ जाती है डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के साथ, तो उसको सोलिनॉइड कहेंगे। इसी तरह अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर दिया गया है ए, जिसके कंपोनेंट हैं a1 इज इक्वल टू -4x - 3y प्लस az i, bx प्लस ये a2 कंपोनेंट है, ये a3 कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट। अब इन्होंने कहा है कि ये इरोटेशनल है। इरोटेशनल का क्या मतलब था कि अगर कर्ल 0 हो, कर्ल का मतलब इसके साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल टू क्या आती है 0, तो हमने ए बी सी की वैल्यूज़ बतानी है। अब इसके हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं डेल के साथ और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसको इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट करके। अब जब हम डेल की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ, तो इसको इस तरह से कुछ हम राइट करेंगे। इस वेक्टर को मैंने a1 a2 a3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे विद फ्रॉम रो 1 i, तो डेल ओवर डेल y a3। अब a3 जो है ये वाला कंपोनेंट, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे मैं पहले राइट करती हूँ i इंटू डेल ओवर डेल y दिस कंपोनेंट। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा c माइनस डेल ओवर डेल z a2। अब a2 को हमने विद रिस्पेक्ट टू z जब डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 माइनस j कंपोनेंट, j के लिए हम डेल ओवर डेल x a3, इसको विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस डेल ओवर डेल z a1। अब a1 को विद रिस्पेक्ट टू जब z हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा a प्लस k इंटू अब k के लिए हम डेल ओवर डेल x a2 को विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये यहाँ पे हमें मिलेगा b माइनस a1 को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा -3 विच इज़ इक्वल टू +3। गिवन है कि ये जो वेक्टर a है इरोटेशनल है। इरोटेशनल का मतलब है डेल की जब क्रॉस प्रोडक्ट a के साथ लेंगे तो इक्वल टू 0 है। यहाँ से इसको इक्वल टू 0 जब हम सब्सिट्यूट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से राइट होगा 0i 0j प्लस 0k। इन कंपोनेंट्स को कंपेयर करने से हमें मिलेगा c - 5 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस a इज इक्वल टू 0 और b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें रिजल्टेंट मिलेगा c इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3। So according to this, option A is the right answer. A is equal to 4, B is equal to -3 and C is equal to 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वेक्टर v दिया गया है और कहा गया है कि ये जो वेक्टर है ये सोलिनॉइडल है। अब सोलिनॉइडल के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि डेल के साथ जब हम उस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो इक्वल टू 0 होगा।
डॉट प्रोडक्ट के लिए था कि डेल हमें पता है डेल ओवर डेल एक्स आई है, डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जी के। अब इसके साथ हमने जब इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो वो इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे और उसको प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, सॉलिनॉइडल है, और उसमें से हम फिर वैल्यू निकाल लेंगे ए की। सिंप्लीफाई करते हैं। ये मैंने डॉट प्रोडक्ट ले ली वेक्टर वी के साथ। यहाँ मैंने आई कंपोनेंट को v1 का नेम दिया है, जे कंपोनेंट को v2 का और के कंपोनेंट को v3 का, और इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है v1i प्लस v2j प्लस v3k, और ये हमारे पास डेल का जो फॉर्मूला है। अब इसकी जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जो आई वेक्टर है वो आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वेक्टर जे से मल्टीप्लाई होगा और के वेक्टर के से मल्टीप्लाई होगा। डेल ओवर डेल एक्स v1, अब हमने v1 का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, तो इसका जब विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा -4 प्लस जे के कंपोनेंट डेल ओवर डेल वाई v2। अब v2 का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है तो ये इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह डेल ओवर डेल z v3 का विद रिस्पेक्ट टू z हमने डेरिवेटिव जब लिया तो हमें आंसर मिला a। तो ये सॉलिनॉइडल है, तो ये डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू होगी 0 के। यहाँ से जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे, दिस इज़ इक्वल टू -3 प्लस a इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू 3। a की वैल्यू हमें 3 मिल गई। c इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है इंटीग्रल 2 1। ये यहाँ पे 0 0 से 2 1 है, लोअर पे 0 0 का पेयर है और अपर पे 2 1 का पेयर है, और ये हमें dx और dy दिए गए हैं अलोंग द पाथ। अब यहाँ से हम ये सबसे पहले तो फाइंड आउट करते हैं कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं। उसके लिए हम m इज़ इक्वल टू ये dx का कंपोनेंट लिखेंगे, m इज़ इक्वल टू 10x की पावर 4 माइनस 2xy क्यूब, और n इज़ इक्वल टू dy का कंपोनेंट राइट करेंगे -3x² y²। यहाँ से जब हम my फाइंड आउट करेंगे, my का मतलब है m को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा -6xy²। इसी तरह n को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये -6xy² आएगा। तो अगर my इक्वल टू nx आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो ये जो गिवन इक्वेशन हमें दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। और एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम इंटीग्रेट करते हैं। जब हमें कोई एग्जैक्ट इक्वेशन दी जाती है तो हम उसको कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं m को विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n की वो टर्म्स लिखनी है जिसमें x ना हो, नॉट कंटेनिंग x। n की वो टर्म्स जिसमें x ना हो विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई वो इक्वल आएगा इंटीग्रल हमें दिया गया 0 0 से 2 1। अब m dx, ये हमारी m वैल्यूज़ थी। डिफरेंशियल इक्वेशन 10x की पावर 4 माइनस 2xy का क्यूब, इसको dx के रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस इंटीग्रल। अब n की वो टर्म्स लेनी है हमने जिसमें x ना हो, तो n की एक ही टर्म है और उसमें x इन्वॉल्व है, इसका मतलब हमारे पास कोई भी n की ऐसी वैल्यू नहीं है, तो ये 0 dy आ जाएगा। अब जब इस इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 10x की पावर 5, पावर में इंक्रीज हो जाएगा, उसी पावर पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 x²
वाई क्यूब यहाँ पे कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट्स इसकी आएंगी 0 से 2 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 2x की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब 0 0 to 2 1 ऑर्डर पेयर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसमें लिमिट अपर और लोअर ऑर्डर पेयर की लिमिट लगाएंगे तो 2 जब हम x की जगह पे लगाएंगे 2 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 2 और y की जगह 1 आ गया 1 का क्यूब, और जब लोअर ऑर्डर पेयर की वैल्यू लगाएंगे तो वो 0 हो जाएगी। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64 माइनस 2 और ये 4 हो जाएगा 2 की पावर 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 एंड दिस इज़ इक्वल टू 60। तो इसका जो राइट आंसर है इस इंटीग्रल का 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें एस कोई क्लोज सरफेस दिया गया है और वी वॉल्यूम है इनक्लोज बाय एस, देन डबल इंटीग्रल एस आर डॉट वी डी एस इज इक्वल टू। तो बाय डाइवर्जेंस थ्योरम वी नो डैट this is equal to del dot r ds dv। तो बाय डाइवर्जेंस थ्योरम हमने ये राइट किया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल को r से मल्टीप्लाई करेंगे और r हमें पता है एक्स आई प्लस वाई जे और जी के इक्वल होते हैं। ये आर की वैल्यू और डेल हम अभी पढ़ चुके हैं कि डेल ओवर डेल एक्स, इसको राइट कर लेते हैं डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जी के। ये डेल की वैल्यू आ गई, इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डेल ओवर डेल एक्स को हम विद रिस्पेक्ट टू डेल ओवर डेल एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1। फिर डेल ओवर डेल वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1। डेल ओवर डेल जी को विद रिस्पेक्ट टू जी जब हम जी को डेल ओवर डेल जी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी 1 आंसर करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू दिस डी वी विच इज़ इक्वल टू वी। वी का जब हम कांस्टेंट का जब हम इंटीग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी तो ये हमें आंसर करेगा वी। सो दिस इज इक्वल टू 3v। सो द राइट आंसर इज 3v। कुछ इस तरह से था, ट्रिपल इंटीग्रल था, v था और dv, और यहाँ पे हमारे पास 3 था। अब यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो 1 की विद रिस्पेक्ट टू v जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये v आंसर आता है और यहाँ से 3, तो ये 3v आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन इज़। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का हम फार्मूला लिखते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ए सी इज़ इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई वी, वेयर वी इज़ इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई आर। अगर यहाँ पे मैं v की वैल्यू सब्सिट्यूट करूँ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आ जाएगा ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा मल्टीप्लाई आर। और हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल है वो ऑपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल के, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। माइनस ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा मल्टीप्लाई आर।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के ऑपोजिट होता है। तो ये हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन निकाला और इसको ऑपोजिट करने के लिए हमने इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ टू पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय अ रिजिड बॉडी बाय अ रिजिड रॉड मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन इज। तो ये फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम का कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एक्सिस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एक्सिस। अब इसमें सबसे पहले तो देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे हमें 2 पार्टिकल्स दिए गए हैं और प्लेन है तो एक्सिस कितने होंगे 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4। 2 पार्टिकल्स एंड 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सो दिस इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रियोइड ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए इज इक्वल टू 2a/पाई, 4a/पाई, a/पाई और a/2पाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2a/पाई। जो सेंट्रोइड ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस a होता है वो 2a/पाई के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट with side AB about an axis perpendicular to a plate and passing through vertex is, this is equal to 1/3 ma square. Next question है every bounded infinite set has at least one limit point is the statement of Hahn-Borel's theorem, Weierstrass-Bolzano theorem, Cantor's intersection theorem or none of these। तो ये जो है ये स्टेटमेंट है वेस्टर्स-बोल्ज़ैनो थ्योरम की। एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वेस्टर्स-बोल्ज़ैनो थ्योरम। नेक्स्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, यहाँ पे जी आएगा, जी अप्रोचेज टू 0। लिमिट जेड अप्रोचेज टू 0, जी कॉन्जुगेट ओवर जी इज इक्वल टू 1 + iota over 1 - iota 1 does not exist और -1। तो जब हम इसकी लिमिट लेंगे सबसे पहले तो इसकी लिमिट लेते हैं हम अलोंग रियल एक्सिस। जब हम अलोंग रियल एक्सिस इसकी लिमिट लेंगे अलोंग रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के अलोंग y इक्वल टू 0 होता है। लिमिट y अप्रोचेज टू 0, जी की जगह हम लगाएंगे x + iota y कॉन्जुगेट ओवर x + iota y। अब जब इसका कॉन्जुगेट हम ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा x - iota y। लिमिट y अप्रोचेज टू 0, x - iota y, x + iota y। अब जब इसमें y अप्रोचेज टू 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो ये x/x आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। अलोंग रियल एक्सिस इसकी लिमिट आती है 1। अब इसकी हम लिमिट निकाल लेते हैं अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। अलोंग इमेजिनरी एक्सिस x इक्वल टू 0, तो जब हम इसमें लिमिट x अप्रोचेज टू 0, z कॉन्जुगेट ओवर z, इसमें x इक्वल टू 0 सब्सिट्यूट करेंगे, x अप्रोचेज टू 0, x - iota y ओवर x + iota y, x 0 सब्सिट्यूट करेंगे तो ये आएगा -iota y ओवर + iota विच इज़ इक्वल टू -1। तो अलोंग इमेजिनरी एक्सिस इसकी लिमिट आई है -1। तो ये दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल नहीं हैं, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है कॉशी-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। सबसे पहले तो हम इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y, पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। और इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी,
पार्शियल u ओवर पार्शियल r इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 1/r, और पार्शियल v ओवर पार्शियल r इज इक्वल टू माइनस पार्शियल u ओवर r पार्शियल थीटा। तो ये इसकी पोलर फॉर्म है कॉशी-रीमान इक्वेशन की। इसमें से हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन से वाला ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रल है जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 1 ओवर जी माइनस 1 डी जी, वेयर सी इज सर्कल, जी मॉड इज इक्वल टू 1/2। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है या नहीं। तो डी न्यूमिनेटर को हम इक्वल टू 0 रखते हैं, जी माइनस 1 इक्वल टू 0, हेयर जी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि जो ये फंक्शन हमें दिया गया, लेट्स सपोज द फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये अनडिफाइन है एक्स जी इज इक्वल टू 1 पे। इसको मैं एफ ऑफ जी राइट कर देती हूँ, एफ ऑफ जी। तो ये फंक्शन एफ ऑफ जी अनडिफाइन है व्हेन जी इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे जो हमें जी मॉड की वैल्यू दी गई है ये है 1/2। इसका मतलब जो पॉइंट 1 है वो आउटसाइड है इस सर्कल से। इसका मतलब जो एफ ऑफ जी है वो एनालिटिक है। ये सिर्फ एक इस पॉइंट पे अनडिफाइंड था, लेकिन वो पॉइंट इस सर्कल में एग्जिस्ट नहीं करता। 1/2 है इसका मोड, तो ये एफ ऑफ जी जो है वो एनालिटिक है। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए हमने काशीज इंटीग्रल थ्योरम पढ़ा कि अगर कोई हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होता है तो उसका जो इंटीग्रल होता है वो इक्वल टू 0 होता है। तो ये वाली जो हमारे पास इंटीग्रल है ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये काशीज इंटीग्रल थ्योरम के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ माइनस अयोटा पावर अयोटा इज। तो माइनस अयोटा को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 0 माइनस अयोटा विच इज इक्वल टू कोस π/2 माइनस अयोटा साइन π/2। π/2 इसका एंगल है कि अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर, यहाँ पे y -1 है, -1/0, तो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। tan इन्फिनिटी देता है π/2 विच इज इक्वल टू माइनस π/2। तो कोस में जब माइनस π/2 राइट करेंगे तो वो कोस π/2 बन जाएगा। साइन में नेगेटिव लिखेंगे तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। फाइंड करेंगे तो वो r इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे राइट नहीं किया। इसको हम कुछ इस तरह राइट कर सकते हैं e की पावर माइनस अयोटा π/2। अब ये माइनस अयोटा की वैल्यू आ गई, माइनस अयोटा की पावर अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा π/2 पावर अयोटा विच इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर e माइनस अयोटा स्क्वायर π/2। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा e पावर π/2 माइनस अयोटा की पावर अयोटा, e पावर π/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। यहाँ पे जो ये ऑप्शन ए है इसमें e की पावर -π/2 होगा और ये e की पावर π/2, तो ये ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर -2g, जी प्लस 1 स्क्वायर
इंटू जी स्केयर प्लस 4 एट जी इज इक्वल टू 2 आयोटा इज। तो इसको आप जी ऑफ जी फंक्शन एक लें जी माइनस ए एफ ऑफ जी, इसको सिंप्लीफाई करें एट रेजिड्यू एफ टू आई। इसको सिंप्लीफाई करने से जो आंसर है वो आएगा -7 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।